यस एवरीवन, हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके? यस, ऑल गुड। सब एकदम बढ़िया, सब एकदम झकास। जल्दी से बताइए, एवरीथिंग ऑल सेट? टन 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 टारा। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सर, चले 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 चले। आज हम क्या करेंगे? आज हम पूरा का पूरा बैंक ऑडिट रिवाइज करेंगे। आज हम पूरा का पूरा बैंक ऑडिट रिवाइज करेंगे, यानी जो हमने चीजें सीखी थी पिछले 2 से 3 दिनों में। नाउ वी विल रिवाइज इट ऑल और देखते हैं सर क्या एक्चुअल में इस चैप्टर में दम था, क्या क्या इस एक्चुअल में चैप्टर में दम है। चलो देखें। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 12, ऑडिट ऑफ बैंक्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिड वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक? एमटीपी मार्च 21 में आईसीएआई ने सवाल पूछा, तो लेट्स डू इट। सबसे पहले कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का काम क्या था? हमसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, आगे जाके लेंडिंग करना। यानी these banks provide number of products and services to the public and other segments of economy, and their two main functions are accepting the deposits from the savers and granting the advances to the people who need them. ठीक है। सेकेंड बैंक दैट वी डिस्कस्ड वाज रीजनल रूरल बैंक्स। सर इनका काम क्या है? रूरल कम्युनिटीज की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी स्टेट उठा लो, उसके आगे बस ग्रामीण बैंक लगा देना। पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, इस तरह से सारे ग्रामीण बैंक आ जाते हैं किसके? रूरल, रीजनल रूरल बैंक के अंडर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक। सर कोऑपरेटिव बैंक का काम भी बैंक का ही है, बट दीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, अगर उसके अंडर कोई बैंक रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो अगेन उसका नाम क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक। सर दो तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, या तो कोई स्टेट होगा या फिर उसके जो ऑपरेशन है वो मल्टी स्टेट में होंगे, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का पार्ट होगा। अल्टीमेटली ये भी किसका काम करता है? एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर का। एग्जांपल के तौर पे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जहां आपको नाम में कोऑपरेटिव बैंक दिख जाए यानी वो अब एक कोऑपरेटिव बैंक बन जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित, इस पॉइंट को भी प्लीज ध्यान में रख के चलना। अब जो नए नए बैंक्स आ गए उनका नाम क्या है? सर पेमेंट बैंक। पेटीएम करो, तो पेटीएम करो यानी दीज आर द न्यू टाइप ऑफ बैंक्स व्हिच हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। सर ये नाम के बैंक है, ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते हैं बट आगे लेंडिंग नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते। दीज आर जस्ट लाइक हाफ रॉबिनहुड। ये अमीरों से लेते तो हैं बट गरीबों को देते नहीं है। तो आपने बस ये बात याद रखनी है पेमेंट्स बैंक के अंदर अंदर कि सबसे पहले आएगा सर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम के साथ साथ आप याद रख सकते हो एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। देन कम्स अ डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट यानी ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आईडीबीआई। इसी तरह से आता है हमारा सिडबी, इसी तरह से आता है नबार्ड। इन बैंक्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं अपने बचपन में जब आप सोशल स्टडीज पढ़ते थे तो पक्का पक्का पढ़ा होगा। देन वी डिस्कस अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ऐसा नहीं है ये बैंक छोटे हैं, इट्स जस्ट दैट दे फाइनेंस द स्मॉल पीपल, यानी जो हमारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइनेंस करके चलते हैं। So they make available the basic financial and banking facilities to the small marginal farmers and small micro business unit like AU Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank। तो नाम में ही स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं क्लियर है। क्या क्या बैंक्स हो गए? सर कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गए और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी हमने बात कर ली थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सर बैंकों का बैंक, सबका बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या था? इसका काम है कि ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करे फिर उसको सुपरवाइज करे, यानी ही नीड्स टू डेवलप एंड सुपरवाइज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी बेसिकली ये बैंक्स की ही बात कर रहा है। जब इसने बैंक्स को डेवलप कर दिया, साथ ही ये उनकी पॉलिसीज भी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके। सर कौन सी पॉलिसीज की बात हो रही है? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स बढ़ा दिए। सर रेपो रेट्स क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो रेपो रेट्स बढ़ा दिए। उसके बाद हमने पूरा डिस्कशन किया था कि कैसे 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 कैसे, हाँ दोस्त लाइव चल रहा है इधर देखो, कैसे कैसे हम मार्केट की डिमांड गिरा सकते हैं। रेपो रेट बढ़ेगा
बैंक्स के लिए जो रेट है फॉर गेटिंग द लोन्स फ्रॉम आरबीआई वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो लैंडिंग रेट बढ़ेगा, लोन्स कम होंगे, लोन्स कम होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी। जब परचेजिंग पावर घटेगी डिमांड घटेगी, अगर डिमांड घटेगी तो प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आप इसको इकोनॉमिक से रिलेट करके चल सकते हैं। बट अल्टीमेटली इसका मेन काम क्या है सर? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बड़े ही सिंपल फंक्शंस है। पहले तो करेंसी को इशू करो, फिर उसको रेगुलेट करो। देन इट एक्ट्स एज अ बैंकर। सर बैंकर दो लोगों के लिए, एक तो बैंक्स के लिए बैंकर, एक गवर्नमेंट के लिए बैंकर। एंड लास्ट पॉइंट इज रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहा हूं। सबसे पहले सर इसका काम क्या है? करेंसी इशू करना, उस करेंसी की जो फ्लो है इन द इकोनॉमी उसको रेगुलेट करना। फिर ये बैंकर है, देखो नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसका बैंकर है? आपका और मेरा या फिर किसी और का? सर किसी और का। कौन है वो लोग जिनके लिए बैंकर एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंक्स, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। प्लस इसका काम है टू रेगुलेट द बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसके बाद हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, किसी भी बैंक को अगर अपनी शाखा खोलनी है, शाखा यानी branch, if any bank wants to open a branch they need to obtain a license from RBI. So then we discussed about the regulatory framework. Regulatory framework तो बड़ा ही आसान था। तो कैसे? इंडिया 1947 में आजाद हुआ, 2 साल के बाद बैंक खुल गए, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 6 साल के बाद एसबीआई आ गया, एसबीआई एक्ट 1955। 4 साल बाद उसकी सब्सिडरी हुई यानी एसबीआई एक्ट 1959। सर कई बार हमारा बैंक ना कंपनी भी होता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा। सर बैंक्स में ना बड़े गफले भी होते हैं, गफले को क्या कहते हैं? पमला। पमला यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, साथ ही साथ सारी चीजें किस पे हो रही हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो आईटी एक्ट 2000 भी लग जाएगा, आईटी एक्ट 2000 भी लग जाएगा। बस ये बेसिक एक्ट्स दिमाग में रख के चलना। सर कई सारे बैंक्स ना देसी होते हैं, कुछ हल्के देसी होते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही मॉडर्न होते हैं। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पे। सम बैंक्स आर फुली ऑटोमेटेड, कोर बैंकिंग सिस्टम उनमें इंस्टॉल्ड है, सारी ब्रांचेस इंटरलिंक्ड हैं, इनको कहते हैं फुली कंप्यूटराइज्ड बैंक। सर कुछ बैंक्स हैं जिनके मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशंस तो आज भी मैनुअल है एंड सम ऑपरेशंस हैव बीन ऑटोमेटेड, इनको कहते हैं पार्शियली कंप्यूटराइज्ड बैंक। एंड सम बैंक्स में क्या होता है? सिर्फ पेपर और पेन यूज होता है फॉर द ऑपरेशन, दीज आर कॉल्ड नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक। क्या हमने यही 3 बैंक्स डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइजेशन? आंसर इज यस। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बैंक ऑडिट अप्रोच। सबसे पहले तो सर प्लान बनाओ। प्लान किस बेसिस पे बनाए? 4 बेसिस पे। सबसे पहले आपने बनाना नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस। सर ऑपरेशंस में याद रख लेना कि कुछ एडवर्स नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो नेचर ऑफ द एडवर्स फीचर्स। क्या ये दोनों पॉइंट समझ आए? नेचर ऑफ द ऑपरेशंस, नेचर ऑफ द एडवर्स फीचर्स। सर एडवर्स फीचर के बाद आप देखो क्या ये कंप्लायंस कर रहे हैं? लेवल ऑफ कंप्लायंस। अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे देयर विल बी इनएडिक्वेसी इन द इंटरनल कंट्रोल। कंप्लाई तो इंटरनल कंट्रोल के साथ ही किया जाता है ना। ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 4 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ऑपरेशंस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लस सी द लेवल ऑफ कंप्लायंस, क्या ये कंप्लायंस कर रहे हैं विद द इंटरनल कंट्रोल? अगर नहीं कर रहे देयर शुड बी इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यही 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे किस बेसिस पे ऑडिट प्लान बनता है। फिर सर हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करी, बैंक का माहौल कैसा है, क्या ये रिस्क को मिटिगेट कर पाएगा? फिर हमने डिस्कस किया था सर क्या? इंगेजमेंट टीम डिस्कशन के बारे में। बताओ इंगेजमेंट टीम खुश है या डरी हुई है? जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे। अरे पूरा बैंक ऑडिट रिवाइज होगा एकदम शानदार तरीके से, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। क्या इंगेजमेंट टीम खुश है या डरी हुई है बेचारी? सहमी है या बड़ी खुश है? बताना जरा। इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड? जल्दी से भी ये भी बता दो, लगे हाथों ये भी बता दो क्या ऑडियो वीडियो ऑल सही चल रहा है? कम ऑन। सर डरी है बेचारी, सहमी इंगेजमेंट टीम है। आओ इंगेजमेंट टीम को खुश करे। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। आहा, कितनी पॉजिटिव बातें करते हो तुम। इधर देखो। सर डरी हुई है किस चीज को लेके? कल को कोई गलती ना हो जाए, कल को गलती से कोई मिस्टेक ना हो जाए। सर मिस्टेक कैसे हो सकती है? एरर और फ्रॉड। तो सबसे पहले तो वो एरर्स जो पहले हो चुके हैं, यानी एरर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रायर ईयर्स, पुराने पाप। दूसरा
जो एरर्स आगे हो सकते हैं, एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू अकर। सर जब एरर की बात हो रही है तो फ्रॉड की भी कर लो। मेथड बाय विच फ्रॉड मे बी परपेट्रेटेड बाय द बैंक पर्सोनल और अदर्स विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए? हाँ सर। अब सर ऑडिटर हाथ पे हाथ रख के बैठेगा या कुछ करेगा? सर कुछ करेगा। क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर, ही विल डू द ऑडिट रिस्पॉन्स। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क में भी दो रिस्क आती है, एक ऐसी रिस्क जो बड़ी फैली हुई है, सर फैली हुई यानी परवेसिव रिस्क, एक ऐसी रिस्क है जो रिलेट करती है टू अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्क। आपने ये तीनों रिस्क को याद रखना है सर। तीनों रिस्क यानी ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर नहीं है, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। अब सर ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है? सावधान रहे, सतर्क रहे। ही नीड्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी ही नीड्स टू बी अलर्ट। तो आपने यही पॉइंट याद रखने हैं एंड यहां आपकी एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन हो गई। ठीक है, तो पहले तो एरर पास्ट के और फ्यूचर के, फिर आता है सर हमारा फ्रॉड। दोनों से डरना नहीं है, ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड करना है। सर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके, अलर्ट रह के। क्या ये हमारे पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। यहां आपका आरटीपी नवंबर 21, जुलाई 21, नवंबर 19 का सवाल डन 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 डन। अब सर एक बात बताओ, फायदा क्या है इसमें? मेरा क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर कल को कोई एरर और फ्रॉड होगा, आप उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। स्पेशल एम्फेसिस विल बी प्रोवाइडेड टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द material misstatement due to fraud. This enables the engagement team to design proper responses to all the three types of risk. कौन सी रिस्क पड़ी थी engagement की? EPS, engagement risk, pervasive risk, specific risk. ठीक है, तो फ्रॉड के लिए आप appropriate response डिजाइन कर पाएंगे। सर हमारा रिस्पॉन्स था क्या? जो भी आपको लगता है एरियाज में फ्रॉड के चांसेस हैं, उन एरियाज को आप एक्सपीरियंस पर्सोनल को दो। सर एक्सपीरियंस पर्सोनल से भी नहीं हो रहा तो किसी स्पेशलिस्ट को भी आप इन्वॉल्व करके चल सकते हो। यही दो पॉइंट आपने याद रखने हैं एंड अल्टीमेटली ये काम करेगा कौन? हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। सर अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बैंकिंग कंपनी को तो वही अपॉइंट करता है जो हर कंपनी में अपॉइंट करता है, दैट इज द एजीएम पे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बट याद रखना आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्योंकि ये बैंक है। सेकेंड ऑप्शन, सर अगर मैं बात करूं नेशनलाइज्ड बैंक की, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके केस में उसकी बॉडी, सर बॉडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो खुद अपॉइंट कर देते हैं। बट याद रखना लगेगा आरबीआई का अप्रूवल। सर एसबीआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ी अच्छी कंपनी है। सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो? ये बताओ एसबीआई का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? एसबीआई बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी सी एंड एजी अपॉइंट करेगा। ठीक है सर, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों नहीं ले रहा नालायक? ये कंसल्टेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि सीएनएजी बड़ा आदमी है, कहता है मैं खुद कर लूंगा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, बट हाँ बीच बीच में फॉर्मेलिटी के लिए कंसल्टेशन करेंगे। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एसबीआई खुद कर लेगी, उसी की तो बच्ची है सब्सिडरी। देन वी टॉक अबाउट रीजनल रूरल बैंक। सर रीजनल रूरल बैंक में ना पहुंचना बड़ा मुश्किल है, रीजनल रूरल बैंक में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो ये बैंक्स खुद अपॉइंट कर लेते हैं विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अप्रूवल क्यों ले रहे हैं? अरे छोटे छोटे बैंक है, नन्हे मुन्ने बैंक से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के सांस भी नहीं ले सकते। क्या कहते हैं, अपॉइंट कैसे करेंगे? रिम्यूनरेशन की बात बताओ सर। रिम्यूनरेशन ना बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूं किसी भी बैंक की, अगर मैं बात करूं किसी भी बैंक की जो कि कंपनी है, तो सेक्शन 142 लग जाएगा, 139 में आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। यानी अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसका रिम्यूनरेशन मेंबर्स अप्रूव करेंगे एट अ जनरल मीटिंग और एज दे में डिसाइड अदरवाइज। ठीक है। प्लस अगर पहला ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। क्या हमको ये बेसिक बातें आती है कंपनी ऑडिट की? आती है सर। बट इफ आई टॉक अबाउट एसबीआई, इफ आई टॉक अबाउट नेशनलाइज्ड बैंक, इनकी जो रिम्यूनरेशन होती है ये कौन देगा? सर जो पैसे प्रिंट करता है दैट इज आरबीआई। इनकी जो रिम्यूनरेशन है वो कौन देगा? सर जो पैसे प्रिंट करता है दैट इज आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहां पे भी इन कंसल्टेशन क्यों आया? अरे आरबीआई कोई छोटा आदमी थोड़ी है, आरबीआई भी बड़ा आदमी है। अब ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताओ। नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें 3-4 बातें लिखी होंगी। क्या ऑडिटर को क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं? ठीक है सर। दूसरा बताओ, जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली? ठीक है। जो बैंक ने ट्रांजैक्शन करी क्या वो बैंक की पावर में थी या नहीं थी? ठीक है। तो पहले तो वन गन करके ये कर लेना इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी पावर वाली चीज चेक कर लेना। जब आपने ये 3 चीजें चेक कर ली, 4th पॉइंट बोलो एनी अदर मैटर। ठीक है, एनी अदर मैटर जो उसको ठीक लगता है, यही 4 पॉइंट्स आपने ध्यान में रख के चलने हैं। सर एसबीआई के केस में भी सिंपल होता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करके चलते हो,
उसकी भी रिपोर्ट ऐसी ही दिखती है जैसी इसकी दिखती है। सर फिर हमने डिस्कस किया था एल्फार के बारे में। एल्फार यानी LFAR, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये इशू करनी है बरसातें शुरू होने से पहले पहले। बरसातें कब से शुरू होती है? 1 जुलाई से। तो 30 जून तक आप ये इशू करके चलेंगे। सर इसमें आएगा क्या? जा पूछ के आ। किससे पूछ के आए? RBI से। जैसा RBI बोलेगी वो हम इसमें लिख देंगे। सर LFAR के बारे में एक बात और बताओ, जब मैं ऑडिट इंगेजमेंट एंटर करूंगा, क्या मेरे इंगेजमेंट लेटर में, मेरे स्कोप में इसको ऐड किया जाएगा? हाँ, बैंक ऑडिट के केस में LFAR को ऐड किया जाता है आपके स्कोप में। प्लस क्या मुझे इस केस में समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन देनी है? कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि आपकी जो भी की ऑब्जर्वेशन है आप उनको समराइज करके अपनी रिपोर्ट में दें। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वी टॉक्ड अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI। सर RBI ने ना अपना सर्कुलर निकाला, किसके बेसिस पे? कोला कमेटी। सर कोला कमेटी यानी कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट। तुम बोल नहीं रहे हो, बड़े नालायक हो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर कोला कमेटी कौन सी है? अरे तुम कहां देख रहे हो भाई? हाँ तुम इधर देखो। कोला कमेटी यानी कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स। उसने कहा था कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फ्रॉड की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सर किस तरह से होनी चाहिए? अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, या फिर आप बोल दो अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ठीक है, जिस भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल को इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए, या फिर इंस्टीट्यूशनल ऑडिट, बड़ा प्यारा नाम है, याद रखना, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या इंस्टीट्यूशनल ऑडिट करते हुए कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मिलती है, या फिर ही स्मेल्स फाउल प्ले, या फिर ही फील्स एनीथिंग इज सक्सेप्टेबल टू फ्रॉड, यहां फ्रॉड होने के चांसेस हैं, ही विल रिपोर्ट टू द रेगुलेटर। सर ये रेगुलेटर कौन है? RBI। आप RBI को रिपोर्ट करके चलेंगे, सर हमारी तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बच जाएगी। ऐसे 250 बचा लेगा। ऐसे 250 कहता है कि इफ यू रिपोर्ट एनीथिंग एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन, इट शैल सुपरसीड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिडन बाय द स्टैच्यू, लॉ और कोर्ट, यानी लॉ सबसे ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे 240 कहता है ऑडिटर का काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। Auditor is not expected to check each and every transaction but evaluate the system as a whole। तो अगर कल को कोई फ्रॉड मिलता है तो RBI को बताएगा, MD को बताएगा, CEO को बताएगा, चेयरमैन को बताएगा। अगर MD, CEO और चेयरमैन ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो इन लोगों को मत बताना, इन लोगों ने क्या गड़बड़ करी है। अब एक बात बताओ सर, बैंक ऑडिट रिपोर्ट में, हमारी ऑडिट रिपोर्ट के साथ और क्या क्या रिपोर्ट्स आती है? तो चुपचाप अपनी चेयर पे बैठो और राइमिंग खेलो। सर चेयर पे कैसे बैठे? यानी सिट। S for serious irregularity. If an auditor finds any serious irregularity, he has to report the same. I for क्या था? IRAC norms. Again, IRCTC नहीं बोल रहा, IRAC norms. इनकम रिकॉग्निशन, एसिड क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसी उसकी प्रोविजनिंग, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। सर टी का क्या मतलब था? ट्रेजरी ऑपरेशंस के ऊपर भी आपने रिपोर्टिंग करनी है। अब ये राइमिंग क्या थे? ICFR, LFAR, SLR रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज जलजीरा पी के घोष खाओ, यानी जिलानी कमेटी। सर जिलानी कमेटी क्या करती है? जलजीरा हमारा एसिडिटी को कंट्रोल करता है, तो ये इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। जो घोष है उसमें बकरे के साथ फ्रॉड हुआ है, तो घोष कमेटी इज रिगार्डिंग द फ्रॉड्स। इस तरह से हमने ये सारी बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स याद की थी। अब आता है सर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऊपर बैठ के कौन देख रहा है? TCWG। TCWG का काम ही ओवरसी करना है। तो TCWG क्या करेगा? एक बढ़िया सी रिस्क पॉलिसी बना के देगा। क्या करेगा? रिस्क पॉलिसी बना के देगा। तो ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय द TCWG। अब सर जो ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएगा, उस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या होता है? ढेर सारी रिस्क और उनके कंट्रोल। ठीक है, किसी महान आदमी ने कहा है ना, रिस्क है तो इश्क है, नहीं रिस्क है तो कंट्रोल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? रिस्क को आइडेंटिफाई करो, ढूंढो, कहां हो तुम, कहां हो तुम, इस तरह से आप रिस्क को ढूंढोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, देन यू मेजर द रिस्क। ये रिस्क ज्यादा, ये रिस्क कम, ये रिस्क ज्यादा, ये रिस्क कम। तो जो ज्यादा रिस्क है उनको अब आपने मॉनिटर करना है। एंड याद रखना, मॉनिटरिंग द रिस्क को आप संभाल के रखो, 4th पॉइंट में काम आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क के लिए आपने लगाई कंट्रोल एक्टिविटीज एंड अल्टीमेटली यू नीड टू मॉनिटर द रिस्क थ्रू अ रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। सर मॉनिटरिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से आएगी? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस तरह से आपके सारे के सारे पॉइंट्स डन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि क्या क्या हमें एडवांसेस के बारे में गड़बड़े पता चल सकती है, कौन कौन सी रिपोर्ट से। तो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट से, इसी तरह पुरानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से। सर इंटरनल ऑडिट की जगह अगर कल को इनकी कोई इंटरनल इंस्पेक्शन हुई है, उससे पता चल सकता है। सर क्या एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी होती है? हाँ, RBI कई बार इंस्पेक्शन करता है, उससे पता चल सकता है। बैंकर जो होते हैं वो रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं ऑन द एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी। तो इन सब के बारे में आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है सर।
और बताओ एडवांसेस का क्या मतलब है? जो बैंक पैसा देती है किसको? बोरोवर को, यानी मिस्टर भोलू को। अगर मिस्टर भोलू को उसने कोई पैसा दिया है, मनी दिया या क्रेडिट दिया, उसको हम एडवांसेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्रीमेंट है कि ये भोलू इसको पैसे वापस देगा एंड इट इज अ एसेट फॉर द बैंक बिकॉज दिस इज समथिंग विच द बैंक विल गेट इन फ्यूचर। ये बैंक के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। ये प्यारी सी टर्म आपने अकाउंट्स में सीखी होगी। ठीक है, अब आते हैं सर सवाल, टाइप्स ऑफ एडवांसेस बताओ। बड़े ही सिंपल, फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड लोन्स। फंडेड में एक्चुअल फंड्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द बैंक्स टू द अदर पर्सन। सर एग्जांपल लेके बताओ फंडेड लोन्स का। लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, दीज कैन बी शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकती है और एम्प्लॉय को लोन्स दे सकते हो। बस इतना काफी है। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स इस तरह के याद रखना। अब आती है बात नॉन फंडेड लोन। ये नाम के लोन है, आपने बस सामने वाले को कुछ ऐसा दिया जिससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। एग्जांपल बैंक गारंटी, एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट, इस तरह की चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। सर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज भी हो सकता है? हाँ, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। नहीं, ये आपके घर वाले सेक्टर नहीं है। सेक्टर का मतलब है प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर और बाकी अदर सेक्टर। प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर के लिए आरबीआई क्या करता है? डिफाइन करता है क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए। ठीक है, क्या सर्विस चार्जेस होने चाहिए, क्या रिजेक्शन रेट होना चाहिए, क्या सैंक्शन रेट होना चाहिए, किस तरह से डिसबर्समेंट करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आरबीआई गाइडलाइंस देकर चलता है। सर प्रायोरिटी सेक्टर के एग्जांपल दो। जो आप घर पे खाना खाते हो, इट इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, दैट इज द एग्रीकल्चर। स्कूल में जाते हो, एजुकेशन, इट इज अ प्रायोरिटी सेक्टर। इसी तरह हाउसिंग, एमएसएमई, दैट इज द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी कंपनियां जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए, ये भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। सिक्योरिटी वाइज अगेन दे कैन बी प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? जिसके बेसिस पे लोन मिला। अगर आज मैं वर्किंग कैपिटल लोन लाता हूं तो वो किसके बेसिस पे है? इन्वेंट्री और डेटर्स। बैंक ने कहा आप अपनी बिल्डिंग भी रखवा के जाओ, तो सर बिल्डिंग क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी। इट इज एन एडिशनल कंफर्ट विच आई हैव प्रोवाइडेड टू द बैंक। अगेन दैट कंफर्ट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये सारी सिक्योरिटीज को रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ सर व्हाट आर द मोड ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी? जल्दी से बताना, मैंने कैसे याद करवाया था ये, फटाफट बताओ। हाउ डिड वी लर्न द मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी? जिस जिस बच्चे ने बताया वो सबसे बढ़िया बच्चा, जल्दी से बताना, कम ऑन। एकदम शानदार तरीके से पूरा बैंक ऑडिट रिवाइज करेंगे। एक तो सामने फोन होना तो हाथ चला ही जाता है। ये चीज ही ऐसी बनाई है, पता नहीं किसने बनाई है ये। बंदा थोड़ा सा भी खाली बैठता है ना, लगता है एक बार चेक कर लेते, नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, उनका मैसेज तो नहीं आया है। लस्सी पी के मोटा हो गया, वेरी वेरी गुड। कैसी कैसी बातें करते हो तुम? अच्छा, ये बातें तुमको शोभा देती है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं, बच्चा कह रहा है लस्सी पी के मोटे हो गए। कैसे कैसे मोटे हो गए? ठंड में लस्सी पिला कौन रहा है तुमको? क्या बोल रहे हो ये? ऐसे थोड़ी होता है, चुपचाप ढंग से याद करो। एल फॉर लियन, ए फॉर असाइनमेंट। सर असाइनमेंट किसका होता है? असाइनमेंट किसका करते थे? सर असाइनमेंट हम करते थे ओनली एंड ओनली ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स। जो हमारे एक्शनेबल क्लेम्स होते थे लाइक डेटर्स, लाइक पॉलिसीज, उनको हम सामने वाले बैंक को असाइन करके चले जाते थे। और बताओ सर ऐसी से क्या था? सेट ऑफ। यानी बैंक ने क्या कर रखा है? बैंक ने आपको एडवांस दे रखा है, आपका बैंक के पास डिपॉजिट भी पड़ा है, तो क्या वो एडवांस और डिपॉजिट को सेट ऑफ मार सकती है? आंसर इज यस, सेट ऑफ इज अलाउड। सर क्या ये टाइम बार्ड डेट्स के केस में भी अलाउड है? हाँ भाई हाँ, इट कैन बी एक्सरसाइज ऑन इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑल्सो। एंड याद रखना, एक ब्रांच से मैंने एडवांस लिया, दूसरी ब्रांच में मैंने डिपॉजिट कराया, क्या ब्रांचेस में भी सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, ब्रांचेस में भी सेट ऑफ हो सकता है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। और बताओ सर लस्सी पी के, पी माने प्लेज, प्लेज का क्या मतलब था? प्लेजिंग अ सिक्योरिटी मींस कि आपने सामने वाली पार्टी को डिलीवरी कर दिया गुड्स की। अगर मैंने गोल्ड रखवाया, जब घर पे पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना, तो मैंने क्या किया? मैंने जाके गोल्ड दे दिया बैंक को, बैंक ने मेरे को पैसा दे दिया, तो मैंने गोल्ड को क्या कराया है? सर आपने गोल्ड की डिलीवरी करी, उसके बाद पैसा लिया, यानी आपने गोल्ड का प्लेज करा दिया। यू हैव डन द बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर मैं डिलीवरी ना करूं, ठीक है, अगर मैं डिलीवरी ना करूं और मैं बैंक को बोलूं आज से मेरा गोल्ड तेरा हुआ, यानी इस गोल्ड पे तेरा हक है, और मैं इसके लिए एक एग्रीमेंट एंटर करूं, तो उसको प्लेज नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे हाइपोथिकेशन। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, यानी आपने एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट किया, चार्ज जिसके अंदर
जो आपकी मूवेबल सिक्योरिटी है, जो आपकी मूवेबल सिक्योरिटी, ना तो आपने उसकी ओनरशिप, ना आपने उसकी पोजीशन ट्रांसफर करी, बट आपने एक एग्रीमेंट एंटर कर लिया, ठीक है। लस्सी पी के मोटे हो गए, यानी मॉर्गेज। सर मॉर्गेज किया जाता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है उसके लिए मॉर्गेज किया जाता है। एंड मॉर्गेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो हम प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर्ड मॉर्गेज। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी सिर्फ टाइटल डीड जाके बैंक को दे सकता हूं। अगर मैंने सिर्फ टाइटल डीड दे दी और रजिस्टर्ड मॉर्गेज नहीं किया तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। दीज आर द मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, आरटीपी नवंबर 20। डन डनाडन डन। अब आ जाओ सर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग। हम सबको पता है एडवांसेस किस किस तरह के होते हैं। सर सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में भी आते हैं सबसे पहले रेगुलर, और रेगुलर के बाद आते हैं एसएमए कैटेगरी। सर एसएमए कैटेगरी कौन है? जो है तो स्टैंडर्ड बट जल्द ही एनपीए की तरफ जा रही है। एग्जांपल के तौर पे एसएमए 0, जिसमें से हमको थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस की खुशबू आ रही है कि भाई ये बंदे की ना नियत बिगड़ती जा रही है। फिर आता है सर एसएमए 1, 31 टू 60 डेज। फिर आता है एसएमए 2, 61 टू 90 डेज। सर 90 डेज के बाद कहां? यहां एनपीए लोन्स बन जाते हैं। एनपीए में क्या आता है? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउटफुल में D1, D2, D3 एंड फिर ये लॉस एसेट। सर इसके बारे में और बताओ, मेरे से ज्यादा तो तुम जानते हो, अकाउंट्स में बैंक अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, ठीक है। अब आते हैं सर एनपीए। एनपीए कौन है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक एसेट से मेरी एक ही मनोकामना थी, वो इनकम जनरेट करे। इस नालायक ने इनकम जनरेट करनी बंद कर दी। इट हैज सीज्ड टू जनरेट इनकम, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर एनपीए कब बनता है? इन केस ऑफ अ टर्म लोन, अगर आपकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो गई तो एनपीए बन जाएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन है, कैश क्रेडिट है, ठीक है, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। सर आउट ऑफ ऑर्डर यानी अब उससे पैसे नहीं आ रहे तो दिक्कत की बात है। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर आपने कोई बिल डिस्काउंटिंग कराई थी और बैंक को उस बिल डिस्काउंटिंग में भी पैसा नहीं आ रहा फॉर मोर देन 90 डेज, अगेन वो एनपीए हो जाएगा। सर आउट ऑफ ऑर्डर के बारे में और बताओ। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इट रिमेन्स अबव द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर थ्रू आउट द पीरियड। सेकेंड पॉइंट, सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर के तो अंदर है, बट उस अकाउंट में 90 डेज से कोई क्रेडिट ही नहीं आया, बड़ा ही नालायक अकाउंट है। सर क्रेडिट आया है बट इट इज इनसफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहां पे भी फिर दिक्कत हो जाएगी। यही 3 पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलने हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको कहा था, रीड कर लेना, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर सवाल आता है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अगेन दिस इज द सेम एज वी कवर इन अकाउंट्स, तो इसकी बात नहीं करते, थोड़ी मसालेदार बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सामने वाली पार्टी ने मुझे बड़ी सारी सिक्योरिटी दे रखी है, उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी है, बट उसका जो अमाउंट है इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। जहां जहां अमाउंट ओवर ड्यू होगा फॉर मोर देन 90 डेज, आप उसको एनपीए बनाओगे। फर्क नहीं पड़ता सामने वाली पार्टी कितनी रेप्यूटेड है, उसने आपको कौन सी सिक्योरिटी दी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। जो भी एसेट क्लासिफिकेशन है दैट विल बी बोरोवर वाइज, नॉट फैसिलिटी वाइज। ये पूरा एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पैसा, अगर एनपीए का जो पैसा है वो बैलेंस शीट डेट से 2 दिन पहले आया, विद अंडरस्टैंडिंग कि हम उस पार्टी को वापस वो पैसा दे देंगे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सर इसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट। अगर किसी अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है, दैट इज अ डीम्ड एनपीए। याद है हमने कौन सा केस डिस्कस किया था इसमें? जिवे माल्या वाला। जिवे माल्या के केस में मैंने आपको पूरा का पूरा बना के दिखाया था और यही समझा था, अगर किसी अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है तो उसका नाम डीम्ड एनपीए रख दिया जाएगा। अब सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिंपल सी बात है, ऑल द प्रोविजंस आर सेम एक्सेप्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है और वो अपनी गारंटी से अभी तक मुकरी नहीं है, इट हैज नॉट रेप्यूडिएट द गारंटी, तो उस केस में वो जो एडवांस है उसको आप एनपीए की क्लासिफिकेशन में नहीं डालेंगे। बट हां, जब बात होगी इनकम रिकॉग्निशन की, इनकम रिकॉग्निशन विल ऑलवेज बी ऑन रियलाइजेशन बेसिस, जहां भी अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। बस इतनी सी बात आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी है। सर एडवांसेस अंडर अ कंसोर्टियम के बारे में बताओ। 2-3 बैंक मिलके सामने वाली पार्टी को एडवांस दे रहे हैं, तो सर इसमें जो आप कह सकते हो उसको इवेल्युएट करना है सामने वाली पार्टी को, ठीक है, अप्रेजल करना है, कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग करनी है। अगेन जो सामने वाली पार्टी की एप्लीकेशन का अप्रेजल करना है, उसके बाद जब पैसा दे दिया उसको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, ये सारे बैंक्स मिलके करेंगे। कई बार ये हो सकता है जिस बैंक का ज्यादा शेयर है, जैसे हमारे केस में क्या था, एसबीआई का ज्यादा शेयर था। एक बार एग्जांपल को रेफर करना, अगर एसबीआई का ज्यादा शेयर है तो उसको क्या बोलते हैं? लीड बैंकर। लीड बैंकर क्या करेगा? बोरोवर से पैसे लेगा और बाकी बैंक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर जो एनपीए की क्लासिफिकेशन है
वो बैंक्स किस बेसिस पे करेंगे? लीड बैंकर की रिकवरी के बेसिस पे या इंडिविजुअल रिकवरी के बेसिस पे? इंडिविजुअल रिकवरी के बेसिस पे। अगर लीड बैंकर बाकी बैंक्स का शेयर नहीं देता तो बैंक्स विल ऑटोमेटिकली क्लासिफाई इट एज एनपीए। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। सर बैंक से पैसा कैसे ले सकते हैं? लीड बैंकर से एक्सप्रेस कंसेंट लेकर कि वो उनको पैसा दे देगा, या फिर एक प्रॉपर अरेंजमेंट बिठा के दैट दे विल गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी। इतनी सी बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर किसी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर जाए तो आप उसको सब स्टैंडर्ड में नहीं डालेंगे, सीधा का सीधा उसको डाउटफुल या लॉस एसेट्स में ले जाएंगे। यानी अगर किसी सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से भी कम हो गई, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ इट्स असेस्ड वैल्यू व्हेन द लोन वाज गिवन, सीधा सीधा उसको डाउटफुल कैटेगरी में ले जाओ। सर सब स्टैंडर्ड बुरा मान जाएगा, देखो बुरा मानना है मानने दो, हमको ढेले का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीधा सीधा आप इसको कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे? सर डाउटफुल की कैटेगरी में ले जाएंगे। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 10% ऑफ द लोन सैंक्शन है, क्या आपको फीलिंग आ रही है सिक्योरिटी है भी या नहीं है? सर आप मान के चलो इस केस में सिक्योरिटी है ही नहीं। वी विल अज्यूम देयर इज नो सिक्योरिटी इन दिस केस। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं आने वाला, हम इसको लॉस एसेट का नाम देंगे। वी विल गिव द लॉस एसेट टू नेम टू दिस, स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। एंड लॉस एसेट के केस में या तो इसको राइट ऑफ करो या फिर इसको प्रोवाइड फॉर करके चलो। प्रोवाइड फॉर का क्या मतलब है? क्रिएट 100% प्रोविजन अगेंस्ट दिस एसेट। फिर हमने एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया था, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पॉलिसीज। इन केस में क्या होता था सर? एक कीवर्ड था एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था सर एडिक्वेट मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जहां जहां एडिक्वेट मार्जिन होगा इन 4 केसेस में। फिर से बताना क्या 4 केसेस है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, विकास पत्र और पॉलिसीज, एंड एक और था सर, एक और था, कौन था वो? टर्म डिपॉजिट। इन केस में अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है, आप इनको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? जो इनकी इनकम रिकॉग्निशन है वो भी इनकी अक्रूवल बेसिस पे चलती रहेगी। कई बार सर एग्रीकल्चरल एडवांसेस आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी। कल को सोचो किसी रूरल एरिया में बाढ़ आ गई, कल को किसी रूरल एरिया में तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, कई नई नई तरह की अजीब अजीब चीजें हो रही है आजकल। इस केसेस में जो बैंक है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ये बोलता है लेंडर्स को आप 6 की जगह, सर ये तो 5 है, आप 5 की जगह 10 महीने में दे देना, आप 10 की जगह 20 महीने में दे देना। तो सर अगर ये टर्म्स रिवाइज हो जाती है तो हम जो अपनी एनपीए क्लासिफिकेशन करेंगे, हम जो एनपीए की चेकिंग करेंगे वो पुराने टर्म्स के हिसाब से करेंगे, रिवाइज टर्म्स के हिसाब से। यू विल सी द रिवाइज टर्म्स, आप रिवाइज टर्म्स के हिसाब से करोगे। एनपीए क्लासिफिकेशन विल बी एज पर द रीशेड्यूल्ड टर्म्स। एंड इसके इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि कैसे क्लासिफिकेशन करनी है, क्या रिलीफ मेजर्स दे रहे हैं? सो दीज आर गिवन बाय आरबीआई। कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, उन आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक ये सारी चीजें अपनी बना के चलता है। तो क्या बैंक अपने स्टाफ को भी पैसे दे सकता है? दे सकता है, इन 2 कैपेसिटी। ध्यान से समझना, या तो वो अपने स्टाफ को जो लोन दे रहा है वो लोन इस तरह से दे रहा है जैसे वो बाकी कस्टमर को देता है, हम लोगों को भी देता है। अगर इस तरह से एडवांस दिया तो वो एडवांस की कैटेगरी में जाएगा। अगर उसने जो एडवांस दिया वो एज अ एम्प्लॉय एडवांस दिया है इन द कैपेसिटी ऑफ अ एम्प्लॉय, तो फिर वो अदर्स की केस में जाएगा अंडर द शेड्यूल ऑफ अदर एसेट्स। ये दोनों बातें प्लीज ध्यान में रखना, बड़ी सिंपल है। अब सर 2 तरह के एग्रीकल्चरल एडवांसेस होते थे, क्या क्या? एलडीसी, एसडीसी। जो एलडीसी होते थे वो कितने टाइम में बन जाते थे? सर मोर देन 1 ईयर। जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती थी लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। सर कैसे पता चलेगा कौन लॉन्ग ड्यूरेशन है कौन शॉर्ट ड्यूरेशन है? संजय लीला भंसाली से पूछो। सर संजय लीला भंसाली यानी एसएलबी कमेटी। एसएलबी कमेटी यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। जो आपकी स्टेट लेवल बैंकर कमेटी है वो बताती है कि किस क्रॉप का कौन सा सीजन। सर इनके एनपीए नॉर्म्स बताओ। जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इफ इट इज ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, एनपीए। सर इसका एक इसके 2 के बराबर, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस में इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन तो फिर वो एनपीए बन जाता है। जल्दी से बताओ क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? डन 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 डन, क्विकली लेट मी नो। बस खत्म होने वाला है, अब बस खत्म होने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट और हमारी रिवीजन डन 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 डन। क्विकली टेल मी, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है सारे के सारे? भाई साहब एकदम प्यारा प्यारा मजेदार वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं हम पूरा लुफ्त के साथ। ऑल क्लियर सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर एक पॉइंट आता है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर।
ये ड्राइंग पावर क्या है? ये ड्राइंग पावर क्या है? क्या है? ड्राइंग पावर है बैंक की, सॉरी बैंक कह रहा हूं, कंपनी की नीड। ये कंपनी की नीड है, यानी कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए कितनी जरूरत है, ये ड्राइंग पावर बताती है। सर हम ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते थे, क्या आपको ये बात याद है क्या? हाउ डू वी यूज टू कैलकुलेट द ड्राइंग पावर? देखिए जरा, देखो जरा, देखो हमें क्या हुआ है, ड्राइंग पावर कहां है? हमने ना ड्राइंग पावर की पूरी कैलकुलेशन डिस्कस की थी क्लास में। कहां गई, कहां गई, कहां गई? ये तो जिवे माल्या वाला केस आ गया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ड्राइंग पावर तुम कहाँ हो, ये रहा ड्राइंग पावर। सबसे पहले सर लेंगे इन्वेंट्री। सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं इन्वेंट्री जिसकी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिसकी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है उसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्रेडिटर्स को माइनस कर दो, इन्वेंट्रीज अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। जब आपने ये माइनस कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने पैसे की जरूरत है। सर बैंक थोड़ा मार्जिन भी काटता है, उसको काटने दो। जब उसने मार्जिन काटा तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि हाँ इन्वेंट्री के लिए इतने पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत है। फिर आप लोगे डेटर्स। डेटर्स में से भी आप कुछ इन एलिजिबल डेटर माइनस करोगे। सर इन एलिजिबल डेटर यानी हो सकता है कुछ डेटर्स है जिन्होंने काफी टाइम से आपको पैसा नहीं दिया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो ओवर ड्यू चल रहे हैं, तो बैंक उनको कंसिडर नहीं करेगा, तो डेटर्स को भी माइनस करेगा। फिर अपना मार्जिन माइनस करेगा, एंड अगेन डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी। तो जो डेटर की अमाउंट आई है, जो इन्वेंट्री की अमाउंट आई है, उससे आपको ड्राइंग पावर पता चल जाएगी। एंड दिस ड्राइंग पावर कैन बी मोर देन द सैंक्शन लिमिट। जो हमारी ड्राइंग पावर है ये सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो सकती है। जल्दी से थम्स अप देना मुझे चैट में, कम ऑन, डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो सकती है? आंसर इज नो। ड्राइंग पावर शुड बी विद इन द सैंक्शन लिमिट। जो हमारी ड्राइंग पावर है सैंक्शन लिमिट के अंदर अंदर होनी चाहिए। सैंक्शन लिमिट यानी जो आपकी हैसियत है, जो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस है, उसके हिसाब से सैंक्शन लिमिट निकाली जाती है। उससे ज्यादा बैंक आपको 1 रुपया भी नहीं देता। सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल लिमिट जो बैंक सेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर बोरोवर। हाँ, उस ओवरऑल लिमिट में से ड्राइंग पावर से आपको यह पता चल सकता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल नीड कितनी है, कितना बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के लिए दे सकता है। तो याद रखना, ड्राइंग पावर का मतलब है कैश क्रेडिट फैसिलिटी availed from the banks. It is the limit to which a person can withdraw for the working capital purpose. ठीक है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी एक लिमिट बता देते कि इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। क्या ये सैंक्शन लिमिट से डिफरेंट है? आंसर इज यस। सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल लिमिट जो बैंक एक बोरोवर के लिए सेट करके चलता है। एंड ड्राइंग पावर है प्राइमरी सिक्योरिटी। सर प्राइमरी सिक्योरिटी यानी डेटर्स और इन्वेंट्री लेस द मार्जिन, जो मैंने आपको भी बताया। अब एक बात बताओ सर, कंसिडरेशन क्या है? बैंक को क्या कंसीडर करना है? सारे अकाउंट शुड बी विद इन द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। अगर कोई अकाउंट सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा है तो रिपोर्ट कर दो टू द हेड ऑफिस और द मैनेजमेंट। सर बैंक की क्या क्या ड्यूटीज है? वर्किंग कैपिटल जो भी अकाउंट्स हैं उनमें चेक करो एडिक्वेट करंट एसेट्स है कि नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट्स आते रहने चाहिए। सर ये स्टॉक स्टेटमेंट्स कितने पुराने चलेंगे? क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होने चाहिए, यानी 3 महीने से ज्यादा पुराना कोई हुआ तो वो फिर हम आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे, उसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे, दैट इज डीम्ड टू बी इररेगुलर। सर ऑडिटर के कंसर्न क्या है? क्वार्टर, मंथली, एनुअल। क्वार्टर, एनुअल, मंथली, यानी स्टॉक स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट चेक करेगा एंड मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स भी चेक करेगा कि वो एग्री करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ या नहीं। यही 3 चीजें इसने चेक करनी है, क्वार्टर, एनुअल और मंथली। सर ड्राइंग पावर की कंप्यूटेशन कैसे होगी? हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है जिसको क्या कहते हैं? एक्सटेंड गाइडलाइंस। बोलना मेरे साथ, तुम दीपिका पादुकोण तो बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हो, ये सारी बातें तुम बोलते नहीं हो, ठीक है? फिर से बोलना, हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंड गाइडलाइन। ये बनाता कौन है? शाहरुख खान नहीं, ये बनाता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस पे अप्रूवल कौन देता है? बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और बताओ स्पेशल कंसीडरेशन किसको देनी है? रिपोर्टिंग ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। सर सन्ड्री क्रेडिटर्स का रोल क्या था? जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू लेते हो उसमें से आप क्रेडिटर्स माइनस करते हो, तो चेक कर लो ना कि क्रेडिटर्स की वैल्यू सही है या नहीं। सर स्टॉक ऑडिट किसका होगा? जिस भी केस में फंडेड एक्सपोजर इज मोर देन 5 करोड़। ये वही लिमिट है जो हम कारो 2020 के क्लॉज 2 में भी पढ़ते हैं। जहां भी सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है, आपने चेक करना है एज एन ऑडिटर कि जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल हुए वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करते हैं कि नहीं। ये कारों में पड़ा था, ठीक है, उस पर रिपोर्ट करना होता है। यहां पे आपने बस ये देखना है कि स्टॉक ऑडिट होगा इन केस फंडेड एक्सपोजर इज मोर देन 5 करोड़।
Then we discussed about the audit of advances. यहां से हमारी गाड़ी शुरू हो गई थी एकदम फटाफट फटाफट. What evidence is required? सबसे पहले तो आपने ये देखना है जो भी एडवांसेस हैं इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट दे शुड बी आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, दे शुड बी द अमाउंट ड्यू टू द बैंक. ये बेसिक चेक करने हैं. आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, अमाउंट ड्यू टू द बैंक. सर चेक कैसे करें? आप यहां पे लोन डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो. यू कैन सी द सपोर्टिंग लोन डॉक्यूमेंट. सर ये तो बात होगी रिकॉर्डेड की. नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं रहना चाहिए. वैल्यूएशन के साथ साथ प्रोविजन भी चेक करके चलेंगे. बस यही 4-5 पॉइंट्स इसमें आपने ध्यान में रख के चलने हैं. ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग कि क्या क्या ऑडिट एविडेंस हमको नीडेड है. आरटीपी नवंबर 19 मई 21. अब सवाल उठता है ये एविडेंस मिलेगा कैसे. तीन चीजें पकड़ो, तीनों का एविडेंस निकालो. पहली चीज हमने क्या पकड़ी थी? वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट. सर कैसे चेक करें वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट? थ्रू द लोन डॉक्यूमेंटेशन. पहला पॉइंट समझ में आया. दूसरा पॉइंट, हमको चेक करनी है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट. तो सर कैसे पता चलेगा अकाउंट ठीक चल रहा है कि नहीं? चेक करो आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं. सिक्योरिटी शुड एग्जिस्ट. उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए और उसमें वो वैल्यूएबल होनी चाहिए. एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैल्यू. अगेन पहले क्या चेक करना था? वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट. तो लोन डॉक्यूमेंट से पता चल गई. उसके बाद आपने सिक्योरिटी चेक. उसके बाद हमें क्या देखना था? ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट. अकाउंट ठीक से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं. अगर कर रहा है ठीक, वेरी गुड. नहीं कर रहा तो चेक करो सिक्योरिटी है कि नहीं. एंड सिक्योरिटी की तीन चीजें, क्या वो एग्जिस्ट करती है, क्या हमारा उस पर कंट्रोल है, इन्फोर्सिबिलिटी प्लस क्या उससे वैल्यू मिलेगी. एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैल्यू. एंड लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोविजन बनना चाहिए. कैसे पता चले क्लासिफिकेशन सही है, प्रोविजनिंग ठीक है? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. तो यू विल डू एनालिटिकल प्रोसीजर. तो तीन चीजें पकड़ो और उससे पता चल जाएगा आपको कैसे एविडेंस मिलेगा. पहली चीज क्या थी? वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, लोन डॉक्यूमेंटेशन. सेकेंड चीज क्या थी? ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट. सिक्योरिटी के थ्रू पता चलेगा. सिक्योरिटी की तीन चीजें, एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी, वैलिडिटी. क्या ये पॉइंट? सॉरी, वैल्यू. एंड लास्ट पॉइंट वाज क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग ऑफ एडवांसेस एज पर द आरबीआई गाइडलाइन. ये क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग चेक करना भी एक एनालिटिकल प्रोसीजर है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट द एविडेंस. एंड लास्ट पॉइंट वाज इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एडवांसेस. इसके लिए बस आपको इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए. इसमें कुछ भी नहीं था. सबसे पहले तो सर बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे, फिर हम सैंक्शन कर देंगे एडवांसेस. एंड सैंक्शन करते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएट होनी चाहिए. जब आपने सामने वाली पार्टी को एडवांस दिया तो कुछ लोगे भी तो सही. क्या लेंगे? सिक्योरिटी लेंगे. हम जो सिक्योरिटी लेंगे दैट विल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक. प्रॉपर एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए ऑन द सिक्योरिटी. और अगर आपने गुड्स लिए हैं तो गुड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. वो गुड्स कहां रखिए, किस फिजिकल कंडीशन में है. कितनी बातें आप ध्यान में रखेंगे. इस सिक्योरिटी के बेसिस पे यू विल कैलकुलेट द ड्रॉइंग पावर. ड्रॉइंग पावर के बारे में आप ऑलरेडी चीजें जानते हैं कि इट शुड बी रिव्यूड मंथली. ये एक की पॉइंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. जो भी अकाउंट है दे शुड बी विद इन द ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट. सर अगर अकाउंट ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट को पार कर गया तो की करा, तो उस केस में यू विल रिपोर्ट इट टू द हायर अथॉरिटीज. क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर. लास्ट पॉइंट इज ऑपरेशन इन ईच अकाउंट शुड बी रिव्यूड वंस इन अ ईयर. साल में एक बार आपको सारे अकाउंट्स एक बार देख लेने चाहिए. तो यहां तक हमने सारा बैंक ऑडिट किया था. इसके बाद हमने टॉपिक्स डिस्कस करे थे इनकम वाले और एक्सपेंसेस वाले. क्या इनकम और एक्सपेंसेस आप सेल्फ रिवाइज कर लोगे? जल्दी से बताओ मुझे. विल यू बी एबल टू रिवाइज द इनकम एंड एक्सपेंसेस? देखो इनकम में ना कुछ था नहीं, चलो कर ही लेते हैं. इनकम में क्या इंश्योर करना है? कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए. जो हमारी इनकम है, ठीक है, जो भी हमारी इनकम है उसमें कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए. और इनकम्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं मटेरियल इनकम एंड नॉन मटेरियल इनकम. सर मटेरियल इनकम कैलकुलेट करने का क्या तरीका था? चलो नोट से पढ़ते हैं इसको. फटाफट आ जाओ मेरे साथ, नोट से करते हैं इसको कवर. कम ऑन. हमने इसको नोट्स में इसके बढ़िया नोट्स बनाए थे ना. कहाँ गया जी, कहाँ गया? कौन कौन सी बुक्स खुल रही हैं ये आज? हाँ ये रहा ना, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ बैंक ऑडिट. आओ जल्दी से एक बार इनके नोट से इनको रिवाइज कर दें. कम ऑन चंद्र, वीडियो ऑन. यस सर. तो सबसे पहले सर ऑडिटर का कंसर्न क्या है? जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है दे शुड बी रिकॉर्डेड एट अ एप्रोप्रिएट अकाउंट. रेलिवेंट पीरियड के लिए होनी चाहिए और ये बैंक की ही होनी चाहिए. दे शुड पर्टेन टू द बैंक. ये तीन चीजें आपने बेसिकली ध्यान में रख के चलनी है. क्या क्या पॉइंट ध्यान में रख के चलने हैं? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन शुड बी एन एप्रोप्रिएट अमाउंट.
ये बैंक के ही नाम पे होनी चाहिए, प्लस रेलिवेंट पीरियड की ही होनी चाहिए, कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। सर इसमें भी हम मटीरियलिटी डिस्कस करते हैं, यानी अगर आप ग्रॉस बेसिस पे इनकम लेते हैं, नॉट नेट ऑफ एक्सपेंसेस, आप सीधा सीधा जो भी आपके पास पैसा आता है उसको इनकम मान लेते हैं। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 1% ऑफ द टोटल इनकम, दैट इज अ मटीरियल इनकम, आपको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी। बट इफ इट इज नेट ऑफ कॉस्ट, then you will consider materiality on the basis of more than 1% of the profit before tax। अगर ये मटेरियल है तो आप अक्रूवल बेसिस पे करेंगे, बाकी सारी इनकम आप रियलाइजेशन बेसिस पे कर सकते हैं। क्या ऑडिटर उस केस में रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा? ना रे बाबा ना, बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर सकता, नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट केस, सर रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब रेवेन्यू की सर्टेनिटी होगी। किसने बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ने आपको ज्ञान दिया था जब रेवेन्यू में सर्टेनिटी हो तो अक्रूवल बेसिस पे करना, अगर सर्टेनिटी नहीं है तो रियलाइजेशन बेसिस पे। सर अगर मैं बोलूं मेरा कोई एनपीए है, अगर मैं आपको बोलूं मेरा कोई एनपीए जहां पे इनकम अक्रू कर चुका हूं मैं पास्ट पीरियड में, तो क्या करूं? या तो उसको रिवर्स करो या उसको प्रोवाइड फॉर करो। आइदर यू डू द रिवर्सल ऑफ इनकम और यू क्रिएट द प्रोविजन फॉर द सेम। सर एक बात बताओ, आपने एक पॉइंट बताया था, एडवांसेस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, विकास पत्र और पॉलिसीज, इन केसेस में अगर एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल तो एनपीए क्लासिफाई नहीं करते। साथ ही साथ इनकम रिकॉग्निशन भी वैसी करेंगे जैसे कि वो एक स्टैंडर्ड एसेट है। अब सर एक बात बताओ, बिल परचेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल परचेज के बारे में मेरा सिंपल सी बात एक ही ख्याल है, जो भी बिल परचेज है, कहां गया बिल परचेज? कोई पापे प्यार करके पछताया। ये देखो, बिल परचेज के केस में अगर मेरा जो बिल परचेज है वो नियर टू द बैलेंस शीट डेट है, तो हो सकता है उसकी जो इनकम है वो मेरी 2 साल में जा रही है, तो क्या मुझे दोनों साल में अपोर्शन करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। क्या पहला पॉइंट क्लियर है सर? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे केस में इन्होंने कहा कि अगर मैंने कस्टमर के लिए बिल डिस्काउंट किया, उस पे कुछ इंटरेस्ट इनकम कमाई, उस बिल को मैंने फर्दर डिस्काउंट कराया, मेरा कुछ इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, क्या मुझे इनकम और खर्चे को नेट ऑफ करना है या अलग अलग दिखाना है? तो इन्होंने कहा अलग अलग दिखाना। जो आपका इंटरेस्ट का इनकम है, जो आपके इंटरेस्ट का खर्चा है, आप उनको नेट ऑफ नहीं करेंगे, आप उनको अलग अलग दिखाएंगे। बस ये 2 सिंपल सी बातें आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी है। सर बिल्स फॉर करेक्शन के पूरा आई होप आपको प्रोसेस क्लियर है। एक एक्सपोर्टर बस ये चाहता है उसका पैसा आ जाए, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्स फॉर कलेक्शन भेजता है। जब सामने वाली पार्टी को, इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वो पैसे दे देती है ब्रांच को, और ब्रांच इस वाली ब्रांच को बता देती है कि हाँ बिल्स कलेक्ट हो गए। तो ये जो ब्रांच है जिसको मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे विद बिल्स फॉर कलेक्शन, ये मेरा अकाउंट तभी क्रेडिट करेगी जब बिल्स कलेक्ट हो चुके होंगे, इनकम क्रेडिट हो चुकी होगी। सेकेंड केस, उस ब्रांच को, ठीक है, जिसको बिल्स कलेक्ट करने के लिए बोला था, उसको इनकम तभी अक्रू होगी जब वो मेरे बिल्स कलेक्ट करके देगी। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये दोनों पॉइंट क्लियर है, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। सर कई बार रीनेगोशिएशंस होती है बिटवीन द बैंक एंड द बोरोअर, तो जो भी इनकम रिकॉग्निशन होगी वो रीनेगोशिएटेड टर्म्स के हिसाब से होगी। इतनी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एंड एज एन ऑडिटर आप इसमें बस सैंपल चेकिंग करके चलेंगे, 100% टेस्टिंग करने की कोई जरूरत है, कहीं पे भी 100% टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। अब सर हमने रिवर्सल ऑफ इनकम की बात की थी, बड़ा सिंपल पॉइंट था। एनपीए के केस में रिवर्सल ऑफ इनकम होती है, आप उसमें प्रोविजन क्रिएट करके चलते हो। जो हमारे गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स है उसमें भी होगा। हाँ, गवर्नमेंट के केस में जो एग्जेम्पशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्लासिफिकेशन की थी, इनकम रिकॉग्निशन की तो मैंने एग्जेम्पशन कोई बताई नहीं। प्लस अगर कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम है उसको भी आप रिवर्स करोगे, प्रोवाइड फॉर करोगे। सर कई बार इनकम अकाउंट जो कि हमारा क्रेडिट अकाउंट है उसमें लार्ज डेबिट्स आ जाते हैं, यानी आपने लार्ज रिवर्सल ऑफ इनकम मारे होंगे, तो ऑडिटर की तरह पूछ लेना, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें बस आपने हेडिंग्स याद रखनी और एक बार रीड कर लेना अंदर क्या क्या है, कौन कौन से एनालिसिस थे। सबसे पहले तो आप रेशियो एनालिसिस करो, यानी जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको डिवाइड करो विद द एडवांस की जो अमाउंट्स निकल के आई है, एवरेज बैलेंसेस, उससे आपके पास इंटरेस्ट रेट्स निकल के आ जाएंगे, कंपेयर कर देना विद द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। क्या ये पॉइंट समझ आता है? हाँ सर। उसके साथ साथ आपने और क्या क्या करना है, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस करना है, ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करना है, एंड देखना है बैंक का प्रोसीजर क्या है, बैंक का प्रोसीजर क्या है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज बैलेंस, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेक करना बड़ा चुभता है, यानी वड्डी सुई। सर वड्डी सुई यानी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। डीआई का क्या मतलब था? डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, एक महीने खर्चा बढ़ा, एक महीने गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, चेक करो क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। सर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एसयू यानी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आप एनालिसिस करो, ठीक है,
हर एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस का कितना प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ ईच ऑफ द एक्सपेंडिचर। इस तरह से ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में 3 तरह के प्रोविजन है, प्रोविजन ऑन द एडवांसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। इस तरह से आपने सारे प्रोविजन ध्यान में रखने हैं। एडवांसेस की अगर मैं बात करूं, पहले तो आपने कंप्लाई करना है विद द आरबीआई सर्कुलर, जैसा सर्कुलर कहेगा वैसे उसकी क्लासिफिकेशन करना। सर क्लासिफिकेशन इनटू स्टैंडर्ड एंड एनपीए, एनपीए की फर्दर सब क्लासिफिकेशन करनी है इनटू सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट, एंड अकॉर्डिंगली आपने प्रोविजन क्रिएट करके चलना है। इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। उसके बाद हमने बात करी थी प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस के लिए, उसके आपको समझना पड़ेगा बैंक का एनवायरमेंट कैसे, किस तरह से बैंक वर्क करता है, तो आपको एक्सपेंसेस की प्रोविजनिंग ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लास्ट पॉइंट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो चेक कर लेना इन्होंने प्रॉपर्ली सारे आइटम्स को डेबिट और क्रेडिट किया इन द पीएनएल टू सी वेदर द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज राइट और नॉट। तो यहां हमारी बैंक ऑडिट की शानदार वाली रिवीजन खत्म होती है। आई होप you enjoyed this session. अगर वीडियो अच्छी लगी तो do give it a like and yeah, stay subscribed to the channel for more such videos. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम जिस मुकाम पे हैं, हम जिस अभी यू कैन से सिचुएशन में है, यहां हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई। बाकी सारी चीजें बाद में आती है। स्टडीज शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सर क्यों? क्योंकि ये स्टडीज ही हैं जो आपको पास कराएंगे, एंड जिस दिन आप पास होगे सबसे ज्यादा खुश होंगे आपके मम्मी और पापा। उनकी खुशी के लिए आज आपका पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो विश यू द बेस्ट, यूं ही मन लगा के पढ़ते रहे।